देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। हाँ अच्छा अच्छा, देखो हम लोग अभी तक तो इस क्लास में एएस कर रहे थे, एएस तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वो जो थर्सडे वाला क्लास चल रहा है उसमें तो हम लोग पार्टनरशिप कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट का क्लास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट इज डिपार्टमेंट, और वहाँ जैसे हमारा चल रहा है पार्टनरशिप थोड़ा सा ही बाकी है, वो हो जाएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वो चैप्टर। हाँ हाँ हाँ, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अच्छा, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट का अलग से अकाउंटिंग करने का जरूरत क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट मतलब क्या। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे मान लो कोई एक रिटेल स्टोर है, ठीक है। कोई एक रिटेल स्टोर है, वो अलग अलग तरह का चीज जो है वो बेच सकता है। जैसे वो कपड़ा भी बेच सकता है, दैट इज क्लोथ्स का, उसका एक सेक्टर हो सकता है। बैग वगैरह बेचता है, वो एक हो सकता है। फुटवेयर वगैरह बेचता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट, जैसे बिग बाजार, वहां पर क्या होता है, वहां पर अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है। तो मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस तरह से एक बिजनेस एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग इतने सारे स्टोर्स हैं, ठीक है। एक ही जगह पे अलग अलग इतने सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर को, ठीक है, तो ये सारे अलग अलग जो सेगमेंट मान सकते हो या डिपार्टमेंट मान सकते हो, क्या कंपनी इनका प्रॉफिट जो है वो एक जगह पे निकाले या अलग अलग, मतलब क्या इनको एक ही एंटिटी ट्रीट करे या इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट करना चाहिए, उसी पे डिपार्टमेंट अकाउंट जो है वो हमें यहाँ पर वही पता चलेगा, ठीक है। कि हमें अलग अलग एंटिटी ट्रीट करना चाहिए। जैसे ये देखो, जैसे ये मान लो ए लिमिटेड कोई कंपनी है जो ये सब सारा चीज बेचता है, ठीक है। तो ये खुद तो एक एंटिटी है ही, क्योंकि एंटिटी मतलब क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद तो एक एंटिटी है, ए लिमिटेड या फिर जो भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड जो भी ले लो, ठीक है, बिग बाजार ले लो, जो भी ले लो, ये तो खुद में एक एंटिटी है ही। लेकिन जब अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं और उसके लिए बिजनेस को अच्छा कंट्रोल करने के लिए हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब सारे डिपार्टमेंट को हमें अलग एंटिटी मान के चलना चाहिए। जैसे हम लोग मानेंगे ये खुद में एक एंटिटी है, ये खुद में एक एंटिटी है, ठीक है। सभी को अलग अलग एंटिटी मानेंगे, इससे क्या होगा, अगर हम लोग अलग एंटिटी मानेंगे तो उससे हम लोग ये सबका अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्लोथ सेक्टर से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, बैग सेक्टर से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, फुटवेयर से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, ब्यूटी प्रोडक्ट से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ये हमें पता चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो उसमें हमारा लॉस क्या है वो हम प्रैक्टिकली मतलब एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। देखो कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो उसमें हमारा लॉस क्या है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल स्टोर में डिपार्टमेंट ऐसे बन सकता है, जैसे क्लोथ का एक डिपार्टमेंट, मतलब ये सब डिपार्टमेंट हो गया, जैसे ये डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 ऐसे नाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंट 3, ये डिपार्टमेंट 4, या क्लोथ का डिपार्टमेंट, बैग का डिपार्टमेंट। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉट अकाउंट, गलती से अकाउंट बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब जो प्रोडक्ट किसी से लेके नहीं बेचती है, जो फिनिश गुड्स लेके उसे बेचती नहीं है, वो खुद ही फिनिश गुड्स बनाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल से। तो उनका क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकता है, उनका एक परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, मतलब पहले रॉ मटेरियल खरीद लेती है, फिर उससे प्रोडक्शन करती है, फिर सेल्स करती है। तो इसमें ये लोग भी अपना ये सारा जो अलग अलग एक्टिविटी है, जैसे खरीदना, तो उसको परचेज डिपार्टमेंट, जो कॉस्ट में तुम लोग ये पढ़े ही हो, जब मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे तब ये चीज देखेंगे कि इस तरह से होता है, ठीक है। और जिन लोगों ने मटेरियल पढ़ा है उनको पता होगा। तो ये देखो परचेज का एक डिपार्टमेंट होता है, जहां पर परचेज किससे करे, कितने कम में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब डिटेल्स में हमें पता करना पड़ता है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्शन के बारे में, मतलब पूरा डिटेल्स वगैरह रखना। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है पूरे सेल्स के बारे में, क्या लॉस हुआ, कितना बैड डेप्ट हुआ, ये सब चेक करना। तो ये सबको भी अलग अलग हमें क्या मानना है, एंटिटी मानना है, कि परचेज डिपार्टमेंट को एक एंटिटी मानेंगे, ठीक है, इसको, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स या फिर एंटिटी, इसको इंडिविजुअली हम लोग एंटिटी मानेंगे और इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे पर्टिकुलर हर एक डिपार्टमेंट का। जैसे रिटेल स्टोर में ये सब हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में ये सब हो सकता है। और अगर हम लोग ऐसा ना करें तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो देखो
मतलब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, व्हाई डिपार्टमेंट अकाउंट, मतलब डिपार्टमेंट अकाउंट क्यों बनाए हम लोग? पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो यहाँ पर नाम दे देते हैं XYZ, तो XYZ का अकाउंटिंग नहीं करके, ए लिमिटेड का अकाउंटिंग नहीं करके हम लोग D1 D2 मतलब क्लोथ का अलग, बैग का अलग, फुटवेयर का अलग, ऐसा क्यों करेंगे? दैट इज व्हाई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल होगा। व्हाई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, व्हाई नॉट trading and PL account for entire company on total basis। क्यों हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करेंगे? ठीक है, क्यों हम लोग कंपनी का टोटल अकाउंटिंग नहीं करेंगे? ठीक है, क्यों ये करेंगे, ये प्रैक्टिकली समझो। जैसे सपोज किसी कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, लाइक डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए का अलग से हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, डिपार्टमेंट बी का भी अलग से ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। तो हम ट्रेडिंग पीएल एक साथ ही कर देते हैं। जैसे कि इधर एक्सपेंस होता है, मान लो डिपार्टमेंट ए में एक्सपेंस हुआ है 40 रुपीज का, और प्रॉफिट इनकम मतलब सेल्स, ठीक है, तो इसको इनकम लिख देते हैं, मतलब क्योंकि ट्रेडिंग पीएल एक साथ कर रहे हैं तो सेल, इसके अलावा अदर इनकम सब मिला के मैंने लिखा इनकम। इनकम हुआ है 100 रुपीज का, तो प्रॉफिट कितना होगा? ऑब्वियसली 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब डिपार्टमेंट बी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, डिपार्टमेंट बी का एक्सपेंस हुआ है 60 और इनका इनकम हुआ है इस डिपार्टमेंट में 50, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इधर 60 और इधर 50, तो बैलेंस तो इधर आ रहा है, तो इनका लॉस हुआ है। लॉस कितना हो गया? 10, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअली चेक किए तो हमें पता चला कि डिपार्टमेंट ए प्रॉफिटेबल है जबकि डिपार्टमेंट बी लॉस मेकिंग है। अब अगर ऐसा नहीं करके कंपनी जस्ट एक ही ट्रेडिंग पीएल बनाती, जो कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसे क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो अगर हम लोग एक ही जगह पे बनाते तो हम लोग पूरे बिजनेस का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस कितना होता, डिपार्टमेंट ए और बी मिलके इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो 40 + 60 एक्सपेंसेस हो जाता 40 + 60, कितना हो जाता? 100, ठीक है। और इनकम कितना हो जाता? 100 + 50, कितना हो गया? 150। तो इनका ओवरऑल क्या होता, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट ही दिख रहा है अभी तो। 150 है इधर, 150, तो इधर कितना हो गया? 50, ठीक है, प्रॉफिट। तो कंपनी अगर ये नहीं बना के सिर्फ ये बनाती है तो कंपनी बोलेगी हम तो प्रॉफिट कमा रहे हैं 50 रुपीज। लेकिन अगर अलग से करेगी तो कंपनी को ये पता चलेगा कि कंपनी इंडिविजुअली किसमें प्रॉफिट कमा रही है, किसमें एक्चुअली ये जो है ये दोनों सेट ऑफ हो गया। 40 रुपीज का, 60 रुपीज का प्रॉफिट था, 60 रुपीज का प्रॉफिट था और 10 रुपीज का लॉस था, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 50 रुपीज का प्रॉफिट, ये देखो, जो कि कंबाइनली यही दिख रहा है। तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग का एग्जाम हुआ, तुम लोग मान लो अच्छा ही नंबर ला रहे हो, ठीक है, अच्छा नंबर आ गया। जैसे मेरे साथ ये बहुत होता था, मेरा जियोग्राफी उतना स्ट्रांग नहीं था, अभी मुझे अच्छा लगता है, तब मुझे समझ में नहीं आता था या कुछ भी, जो भी हो, मेरा बहुत मतलब बाकी रिजल्ट ठीक है, ओवरऑल मेरा अच्छा ही परसेंटेज आ रहा है 80-90, बट प्रॉब्लम ये है कि जियोग्राफी में कैसे भी करके पास 30, ऐसा ऐसा हालत था मेरा, ठीक है। तो जियोग्राफी में मतलब हम 9-10 का, मेरा 10th का बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता था। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। बाकी ओवरऑल रिजल्ट देख के किसी को उतना समझ में नहीं आएगा कि कितना खराब है, लेकिन जब वो पूरा रिजल्ट देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा जियोग्राफी का हालत ऐसा है। वही मतलब अगर हमें इंडिविजुअल असेसमेंट करना है हमारा कि हमें कैसे कितना मार्क्स किस हिसाब से मिला, जैसे मान लो तुम लोग को बाकी सब में अच्छा आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लो अकाउंट्स में अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हो रहा है, तो वही, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किस पे ज्यादा काम करना है। जैसे अगर हम इंडिविजुअली रिजल्ट नहीं चेक करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जियोग्राफी में ही खराब हालत है मेरा, ठीक है। तो उसी तरह से डिपार्टमेंट का मतलब कौन से डिपार्टमेंट को इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए हमें इंडिविजुअली चेकिंग जो है वो करना चाहिए। इसी वजह से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है उसको करने का इसीलिए
जरूरत आया। ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ इसका आंसर हमें मिल गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इससे। ये देखो, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ each department and each department considered to be an activity center। इसीलिए हर एक को एक एक्टिविटी सेंटर मानेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटी सेंटर मानने की जगह हम लोग एक एक को एक्टिविटी सेंटर मानेंगे। अच्छा, अब बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। डिपार्टमेंट अकाउंट जो है ये बनाने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट ये लिख लेते हैं। पहला, प्रॉपर एलोकेशन। प्रॉपर एलोकेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग खर्चे को प्रॉपरली एलोकेट करें डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, जैसे मान लो रेंट पे चलता है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए का जगह ऑक्युपाइड कम है जबकि डिपार्टमेंट बी का ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये अगर ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर रखा है या फिर ये ज्यादा लाइटिंग यूज कर रहा है तो एक्सपेंसेस यहाँ पर उस हिसाब से दिखाने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, सेल ये कर रहा है लेकिन मान लो इसका जगह कम है, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, सपोज इसका 2 लाइट जलता है और इसका एक ही लाइट जलता है, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो मान लो आधा आधा कर दिया जाता है, 5,000 10,000 आता है तो 5,000 5,000, इसमें इसका लॉस ही दिखेगा क्योंकि ये बेचारा उतना यूज नहीं कर रहा है लाइट, फिर भी ज्यादा दे रहा है तो इसका काम भी कम होगा, ऐसा होगा ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग प्रॉपर एलोकेट करें प्रॉपर बेसिस पे, तो अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करेंगे तभी हम लोग प्रॉपर एलोकेट कर पाएंगे कि कौन कितना जगह ऑक्युपाइड कर रखा है इस हिसाब से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसके रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस related to a particular department are estimated on an exact basis, hence cost and profit of each department is estimated more accurately। ठीक है, एक ये पॉइंट हो सकता है। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं फाइंडिंग पीएल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट का पीएल मिल जाता है अगर हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम लोग लिख सकते हैं फैसिलिटेट्स डिसीजन फॉर फ्यूचर बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी को फ्यूचर में इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिले, अगर इसको भी हम लोग प्रॉफिट मेकिंग करेंगे तो कंपनी 50 के ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, अगर ये लॉस मेकिंग होते ही जा रहा है इसको फिर बंद कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। वही चीज बोल रहा है कि हम लोग को ये फैसिलिटी मिलेगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, डिसीजन ले पाए फ्यूचर बेटरमेंट के लिए कंपनी का।
थर्ड फोर्थ हो जाएगा हेल्प्स टू कैलकुलेट मैनेजर्स डिसीजन। नहीं, मैनेजर्स एक्चुअली डिसीजन नहीं, मुझे लिखना है मैनेजर्स कमीशन। डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मैनेजर को रखा जाता है, तो मैनेजर को कितना कमीशन दे वो भी कैलकुलेट करना कंपनी के लिए एक टफ बात होता है। तो अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज पता कर पाते हैं कि कौन सा कितना प्रॉफिट मेकिंग है, तो उस हिसाब से हम लोग मैनेजर को कमीशन दे सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि सैलरी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं होता है, वो तो काम में जाने से ही होता है, लेकिन कमीशन वगैरह जो होता है वो परफॉर्मेंस किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे हो सकता है कि आप इतना सेल करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा इतना कमीशन मिलेगा। तो मैनेजर कमीशन बेस्ड ऑन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस। और क्या हो सकता है, कंट्रोल, ठीक है। अगर हम लोग सबको अलग अलग काम में, ये देखो ये डिपार्टमेंट रखेंगे तो वहां पर अलग मैनेजर रखेंगे, तो उसपे क्या होगा, हमारे काम में कंट्रोल अच्छा रहता है। अगर डिपार्टमेंट करके हम लोग काम करते, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी, अगर घर पे कोई ऑकेशन वगैरह भी होता है, तो अगर सब काम डिवाइड कर लेते हैं कि कोई बाहर में ये सारे काम करेगा, कोई गेस्ट को इन्वाइट करने का काम करेगा, तो अगर सबको अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेते हैं तो उसमें काम बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो कंट्रोल प्रॉपर रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट फिगर्स फॉर each department facilities facilitates control proper control and fixation of responsibility easier। और लास्ट एक होता है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट में ही चार्ज करना पड़ता है। तुम लोग ओवरहेड में देखोगे, जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, जिन लोगों ने ओवरहेड किया है कभी, तो ओवरहेड में क्या होता है, लास्ट में प्रोडक्ट में ही हमें सारा खर्चा एब्जॉर्ब करवाना होता है। तो अगर हमें ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्शन का कितना टाइम लग रहा है, किसमें कितना खर्चा लग रहा है, ये अगर हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे, तो हम लोग साइंटिफिकली उस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा एब्जॉर्ब करवाना है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ताकि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज्यादा ना हो, ठीक है। तो द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ different product in different department may vary। Specific cost analysis on a department wise basis facilitates scientific cost absorption and assignment। This provides the right platform for product pricing।
प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन ऑल्सो, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कौन से प्रोडक्ट पे कितना प्राइस देना है तो हम लोग उसका सेल वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है एक्सपेंसेस को किस तरह से एलोकेट करना है। जैसे लाइट के खर्चे को लाइट पॉइंट पे कर सकते हैं, रेंट के खर्चे को एरिया बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैंटीन का जो खर्चा होता है वो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें खुद से सोचना पड़ेगा। इसका लिस्ट होता है कि, लेकिन लिस्ट कितना याद रखोगे? अलग अलग खर्चा हो सकता है अलग क्वेश्चन में, तो हम लोग लिस्ट किए बिना अगर हम लोग थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज को यूज करें तो भी हम लोग कर पाएंगे। इसमें लिस्ट याद करना जरूरी नहीं होता है कि हमें लिस्ट याद करके ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। जैसे रेंट नॉर्मली स्क्वायर फीट बेसिस पे ही होता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि एरिया बेसिस पे होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ दे देगा पर्टिकुलरली तो हमें उस बेसिस पे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 18, ये वाला हम लोग करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 18, अच्छा हमें स्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा। एक बार स्ट्रक्चर बता देते हैं क्या क्या होगा इसमें, वो तो बता देते हैं। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा। वैसे तो तुम लोग को पता है कि ट्रेडिंग पीएल कैसे होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखो, ये बता देते फॉर्मेट जो है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, वैसे ट्रेडिंग पीएल तो एक साथ होता है, हम ट्रेडिंग एंड पीएल लिख देते हैं इस तरह से। यहाँ पर ही हमें लिखना पड़ेगा, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर लोगों का नाम देते हैं वैसे यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट का नाम। मानो 3 डिपार्टमेंट है एबीसी, और यहाँ पर लिख दिया टोटल। अगर चाहो तो टोटल कॉलम अवॉइड भी कर सकते हो, एबीसी और टोटल। तो सबसे पहले ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बनता है तो ट्रेडिंग में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है। सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। वेजेस आ सकता है। एक काम करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देते हैं, नहीं तो वैसे बहुत सारा नाम लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? वही कॉस्ट में जो होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। जिसके बिना हम लोग प्रोडक्ट को किसी भी तरह से सेलेबल कंडीशन में नहीं ला सकते, ऐसे सारे खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाएगा सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ रिटर्न वगैरह होगा तो भी आएगा, ठीक है, वो मैंने नहीं दिखाया। जो मेन मेन चीज होता है वही हम लिख के दिखा रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने से या तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आने से हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, या तो लॉस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बनेगा पीएल। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वैसे ब्रॉट डाउन होगा बाई जीपी बोल के, ए बी सी और टोटल। और अगर ग्रॉस लॉस होता है बाई चांस तो ग्रॉस लॉस। और सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे। और इनडायरेक्ट इनकम मतलब सेल के अलावा अगर बाकी किसी भी तरह से इनकम होता है, जैसे कंपनी ने किसी का शेयर खरीद रखा है तो डिविडेंड मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिस्काउंट मिल गया, ये सारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जनरेट हो सकता है या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ये यहाँ तक का चीज तो पता ही है सभी को, ठीक है। इसमें नया कुछ हम लोगों ने देखा भी नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा खर्चा कुछ लिखा नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस तरह से बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल पीएल, ठीक है। जनरल पीएल, और ये क्यों बनता है देखो।
जनरल पीएल मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का हम लोग कर सकते हैं, वो तो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन हमें कंबाइंड प्रॉफिट भी तो बताना चाहिए ना। जैसे मान लो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, अब उसका प्रॉफिट अगर हमें जो शेयर होल्डर है वो अगर ये जानना चाहते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, कि कंपनी का पोजिशन क्या है, तो वो क्या अलग अलग डिपार्टमेंट का सारा चीज चेक करेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो एक कॉन्सोलिडेटेड तो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेटेड बनेगा, तो उसमें जैसे ये देखो जनरल पीएल कॉन्सोलिडेटेड मतलब ए बी दोनों का ही यहाँ पर मिक्सचर रहेगा, मतलब पूरे कंपनी का प्रॉफिट या लॉस। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा जो जितना सारा डिपार्टमेंट है उसमें नेट प्रॉफिट या लॉस क्या आया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस तो हमें यहाँ से दिख जाएगा, अगर नेट प्रॉफिट आया तो ये, और अगर नेट लॉस आया है तो ये। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। यहाँ पर जैसे जीपी ब्रॉड डाउन हो जाता है पीएल में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, या अगर लॉस आया है तो बाई नेट लॉस, ठीक है, बाई नेट लॉस। और डिपार्टमेंट हो जाएगा जैसे एबीसी एग्जाम्पल में जैसे ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। और अगर लॉस आता है तो सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें यहाँ पर कौन सा खर्चा देना है? ऐसा कुछ खर्चा हमारा आ सकता है जिसको हम लोग डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, ऐसा खर्चा आ सकता है। जैसे मान लो किसी भी ऑडिट फीस, ठीक है, ऑडिट करवाती है कंपनी, ऑडिट का फीस। अब ऑडिट तो सारे डिपार्टमेंट में आके वो करके चला जाता है ऑडिटर। अब ऑडिट फीस को कैसे डिवाइड करें? नहीं कर सकता, इसको बोलेंगे जनरल एक्सपेंस, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का खर्चा जिसको डिवाइड नहीं कर सकते उसको यहाँ दिखाएंगे, जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं होगा, या फिर ऐसा इनकम जो डिपार्टमेंट वाइज जो है वो डिवाइड नहीं होगा, उस तरह के खर्चे या इनकम को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। कैसा एक्सपेंसेस? जैसे हम एग्जांपल देते थे, जैसे ऑडिट का फीस, कोई लीगल एक्सपेंस है, कंपनी का कोई लीगल काम होता है, कोई लीगल एक्सपेंस, तो उसका बेनिफिट तो सारे डिपार्टमेंट को मिलता है, ठीक है, तो उसको डिपार्टमेंट वाइज और डिवाइड नहीं किया जाता है। जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट, कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रखी है तो उसको डिवेंचर का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो ये डिवेंचर का इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है। किसी भी तरह का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सारा जो है जनरल पीएल में चला जाएगा। सिमिलरली ऐसा इनकम जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सारा इनकम जनरल पीएल में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट करेंगे, ठीक है। नेट करने से या तो हमारा प्रॉफिट आएगा या तो हमारा लॉस आएगा, ठीक है। तो नेट करने से या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो ये आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये वाला जो है ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। कैपिटल में जो ऐड होगा वो ये वाला प्रॉफिट होगा, ये वाला नहीं होगा। ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर टू जनरल पीएल होता है, क्योंकि इसके बाद जनरल पीएल बनेगा, ठीक है। और कैपिटल में ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे? जो जनरल प्रॉफिट है। अगर लॉस आता है तो बाई, ये जनरल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। प्रॉफिट या लॉस जो भी आए जो कि हमारे कैपिटल में ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हमें यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस जो है करने होते हैं। अच्छा, फिलहाल ये मैंने इनवॉइस वाला नहीं दिखाया, एक इनवॉइस का भी होता है, जैसे कंसाइनमेंट में करते हो तुम लोग तो इनवॉइस का भी होता है। तो आज हम लोग इनवॉइस नहीं करेंगे, आज हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला ये देखो, from the following trial balance prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st of December 2013 and a balance sheet as at that date in the books of Sri S Maiti। तो हमें बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया है। तो ये स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है बताओ, और ये कहां पर जाएगा, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कहां पर जाएगा बताओ, ये कौन सा स्टॉक है? 1/1/2013 का स्टॉक ओपनिंग है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहां ट्रेडिंग पर? ट्रेडिंग ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग करेक्ट। अच्छा, ये देखो डिपार्टमेंट ए और बी ये अलग अलग दे रखा है, तो ऐसे करके रीड करना पड़ेगा। स्टॉक इसके अंडर दो दे रखा है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक में, सॉरी ट्रेडिंग में चला जाएगा। परचेज कहां पर जाएगा? परचेज का दो आइटम है, परचेज कहां पर? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अच्छा, ये रहा सेल्स, सेल्स कहां पर जाएगा? ट्रेडिंग में ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। सेल्स भी जाएगा हमारा ट्रेडिंग में। अच्छा, वेजेस, वेजेस कहां पर जाएगा? पीएल में नहीं, वेजेस पीएल में नहीं जाता है कभी, सॉरी वेजेस मैम का ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जाएगा। वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। वेजेस वो एक्सपेंस होता है, हम लोग ये मान लेते हैं कि वेजेस हम लोग रॉ मटेरियल या फिर जो फिनिश गुड्स हम लोग लेके आ रहे हैं, अगर रिटेल है तो फिनिश गुड्स को बेचने के लिए जो लेबर वगैरह का चार्जेस होता है उसको वेजेस बोलेंगे, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस ये ट्रेडिंग में जाएगा।
अच्छा, रेंट कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग में। पीएल में, नॉर्मली पीएल में जाता है रेंट, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन में देखेंगे कुछ बोला होगा इसके ऊपर, हमें देखना पड़ेगा। रेंट देखो, रेंट हर क्या क्या जगह का रेंट हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट हो सकता है। ऑफिस जहां पर है वहां का रेंट हो सकता है। अलग अलग अगर बिल्डिंग है, नॉर्मली ऐसा होता है, फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस का रेंट। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि रेंट के बारे में क्या बोला है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो दिमाग में ये आना चाहिए रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? मुझे ये बताओ, क्या रेंट के बिना, रेंट अगर हम लोग, रेंट क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है? मतलब प्रोडक्ट के सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए क्या रेंट मतलब नेसेसरी है, जरूरी है? नहीं, इसीलिए रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। अच्छा, सैलरी, अगर हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, ये भी पीएल में जाएगा। हाँ, लाइटिंग एंड हीटिंग ये कहाँ पर जाता है? पीएल में। लाइटिंग एंड हीटिंग अगर तुम लोग देखो, अगर मैन्युफैक्चरर है तो कहां पर जाएगा? अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर है तो उसका 4 अकाउंट बन जाता है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, इसके अलावा और एक अकाउंट बनता है। बताओ उसका नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अगर लाइटिंग हीटिंग होता है और कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली तुम लोग सोचो, लाइटिंग हीटिंग तुम लोग कहाँ लिखते थे जब 11 में तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते थे? याद करो कहाँ पर? पीएल में, ठीक है, पीएल में। अच्छा, पीएल में भी लिखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में भी लिखते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में भी कभी कभी लिखते हैं अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोला है। कब लिखते थे? ट्रेडिंग में, याद रखो। वैसे तो पीएल में रखते हैं, लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। जैसे सैलरी नॉर्मली पीएल में जाता है, रेंट नॉर्मली पीएल में जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी मैन्युफैक्चरर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने नहीं बोला है, बोला है कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही बनाओ। तब कहां पर लिखना होता है? तब ट्रेडिंग में लिखना होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लाइटिंग हीटिंग जाना चाहिए, लेकिन वो बनाने नहीं बोला है, तो हम लोग कहां पर लिखेंगे उसको? ट्रेडिंग में लिखते हैं उस केस में। लेकिन यहाँ पर कंपनी का कुछ नहीं बताया कि कंपनी क्या है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है कि रिटेल, मतलब फिनिश गुड्स खरीद के बेचती है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। आगे देखते हैं, देखो डिस्काउंट अलाउड, ये कहां पर जाएगा? पीएल। पीएल, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये भी पीएल में ही आएगा। पीएल, ये अदर क्रेडिट इनकम साइड। है। ये अदर इनकम है। सेल छोड़ के किसी भी तरह का इनकम वो पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा, एडवर्टाइजिंग, पीएल पीएल पीएल, में। कैरेज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग में ये ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में, सारा का सारा इनवर्ड ट्रेडिंग में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पीएल बैलेंस बैलेंस शीट। शीट, बैलेंस बैलेंस शीट में, हाँ बैलेंस शीट में जाएगा। इसका डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इसका डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा। सन्ड्री डेटर क्रेडिटर, बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट, डेटर भी बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर भी बैलेंस शीट में जाएगा। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी है ना। कैपिटल, ये तो बैलेंस शीट में ही जाएगा, ये तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ड्राइंग्स, कैपिटल कैपिटल से लेस होगा, बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ, कैपिटल से हाँ। लेस होगा। अच्छा, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब नीचे कुछ बताया है, देखो रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग एक साथ था। रेंट का खर्चा और लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। देखो मैंने बोला ना कि हमारा तुम लोग जब कॉस्ट शीट करते हो तो देखना वहां पर भी रहता है फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट। तो नॉर्मली ये रेंट जो है ये दो दो जगह पे लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे बोला है हमें वैसा करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री का जो रेंट है, सॉरी फैक्ट्री का नहीं, जो रेंट और लाइटिंग हीटिंग है, टोटल ऊपर तो कुछ नहीं बताया कि फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है। तो रेंट का दो पार्ट करना पड़ेगा, रेंट का खर्चा का। एक खर्चा चला जाएगा फैक्ट्री के लिए, रेंट का खर्चा, एक चला जाएगा ऑफिस के लिए, ठीक है। इसका दो पार्ट होगा 3:2 में, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से होगा? अब ये खर्चा क्या करना पड़ेगा ये बताओ। ये तो दो जगह पे डिवाइड हो गया, मतलब फैक्ट्री का रेंट अलग करना है, ऑफिस का रेंट अलग करना है। किस रेशियो में करना है वो बता दिया, हमें वो सब आइडेंटिफाई यहाँ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या इतने में ही काम हो जाएगा? क्योंकि हमारा जब मान लो रेंट तुम लोग पीएल में लिखते हो, ठीक है। जब पीएल में लिखोगे, अच्छा एक बात बताओ, फैक्ट्री का रेंट कहाँ लिखोगे और जो ऑफिस का रेंट है वो कहाँ लिखोगे? फैक्ट्री का ट्रेडिंग में होगा, ऑफिस का पीएल में। हाँ, फैक्ट्री का
ट्रेडिंग में होगा, क्योंकि नॉर्मली फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा, ये कंसेप्ट देख लो कि फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन यहाँ बोला ही नहीं है कि ये लोग मैन्युफैक्चरर है, फिर भी फैक्ट्री बता रहे हैं। अब देखो फैक्ट्री का मतलब तो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है वो क्यों फैक्ट्री बनाए, वो तो नहीं बनाएगा। मतलब हम लोग थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, बट ट्रेडिंग बनाने, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो कहां पर देंगे इसका खर्चा, ट्रेडिंग में देंगे। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रेडिंग में देंगे। तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोग के पास अगर 11 का बुक है तो उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे गो थ्रू करके देख सकते हो। एक चीज ध्यान से, ऑन दैट मोमेंट उतना हमें नहीं समझ में आता है, जैसे टीचर बोलते हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये चीज तुम लोग आइडेंटिफाई करके देखना, जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोला होगा वहां तो मैन्युफैक्चरिंग में गया होगा, और जहां नहीं बोला होगा वहां ट्रेडिंग में गया होगा। लाइटिंग, फैक्ट्री, हीटिंग, अलग अलग खर्चा दिया हुआ रहता था 11 में इस तरह से। तो फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस का रेंट का खर्चा पीएल में जाएगा। लेकिन पीएल में भी तो दो पार्ट होगा, पीएल में भी डिपार्टमेंट ए बी में जाएगा और ट्रेडिंग में भी डिपार्टमेंट ए बी में जाएगा। देखो, क्योंकि पीएल ट्रेडिंग तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बनेगा, ट्रेडिंग किसका बनेगा, ये देखो जो ट्रेडिंग हमारा बनता है वहां पर भी डिपार्टमेंट रहेगा, जो पीएल बनेगा वहां पर भी डिपार्टमेंट रहेगा। मतलब ट्रेडिंग में दो पार्ट और पीएल में दो पार्ट। अब इसको कैसे डिवाइड करें, मतलब जो भी खर्चा होगा इसको कैसे डिवाइड करें। रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन आर टू बी अपोर्शन टू ए एंड बी डिपार्टमेंट एज 2:1। तब कितने में डिवाइड करना पड़ेगा रेंट का खर्चा, अभी फिलहाल रेंट का खर्चा ही देखते हैं, रेंट एंड लाइटिंग। ट्रेडिंग में जितना भी रेंट आएगा वो ए बी में कितने में डिवाइड हो जाएगा, एज कितना बोला है, ये सारा का सारा खर्चा एज 2:1 में, 2:1 में। ये सेम प्रोसेस जो रेंट के लिए हम लोगों ने किया, ये सेम प्रोसेस लाइटिंग एंड हीटिंग के लिए भी होगा। लाइटिंग हीटिंग का एक खर्चा फैक्ट्री में जाए, फैक्ट्री का होगा और ऑफिस का होगा। फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में लिखेंगे, ऑफिस का खर्चा पीएल में लिखेंगे। फिर ट्रेडिंग में दो पार्ट होगा, पीएल में दो पार्ट होगा। इस तरह से हमें खर्चा जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट होगा वो तो नहीं दिया है ना। डिप्रिसिएशन परसेंटेज देखते हैं नीचे, अगर बाकी है क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ तो दिया हुआ, ये दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर फिटिंग 10%। नहीं, कुछ तो दिया हुआ होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये रेंट प्रीपेड भी बोला, अच्छा वहां नीचे देख लिया हम लोगों ने, रेंट प्रीपेड 370। तो रेंट का खर्चा कितना लगाना पड़ेगा देखते हैं पहले, ट्रायल बैलेंस पे कितना दे रखा है। रेंट दे रखा है 1870, रेंट दे रखा है 1870। तो अगर प्रीपेड है तो क्या करना पड़ता है, 1870 में अगर प्रीपेड छुपा हुआ है इसका मतलब क्या, पहले से दे दिया गया है। हाँ टाइम नहीं आया। लेकिन हमारा फाइनल अकाउंट्स किस बेसिस पे बनता है, फाइनल अकाउंट्स मेनली 3 बेसिस पे बनता है। एक मैचिंग कंसेप्ट, एक होता है एक्रूअल बेसिस, और एक होता है पीरियोडिक बेसिस। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है जितना रेवेन्यू होगा उसके रिगार्डिंग ही हमें एक्सपेंसेस बुक करना चाहिए। ठीक है, जितना हमारा खर्चा होगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि पैसा मिले या ना मिले, कैश इनफ्लो आउटफ्लो से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर हमारा खर्चा उस पीरियड का है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्रूअल बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी को सैलरी देना था 10,000, ठीक है, पूरे एक साल का, जैसे मान लो वो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, सॉरी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मुझे 10,000 देना था, मैंने 8,000 दिया, लेकिन मुझे खर्चा 10,000 ही दिखाना है। हम 2,000 क्या दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग बोल के कि मैंने नहीं दिया, लाइबिलिटी बोल के बैलेंस शीट में बुक कर लेंगे। ये एक्रूअल बेसिस होता है। अगर कैश बेसिस होता तो सिर्फ 8,000 ही दिखाते कि मैंने 8,000 कैश आउटफ्लो किया, ये होता है एक्रूअल बेसिस। और दूसरा होता है कि पीरियोडिक बेसिस। पीरियोडिक मतलब हमें सिर्फ उसी पीरियड के खर्चे को बुक करना है, जैसे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक अगर एक साल होता है तो इसी ईयर का खर्चा बुक करेंगे, इसके बाद का भी नहीं करना है, इसके आगे का भी नहीं करना है। अगर इंक्लूडेड है तो उस पॉइंट को एक्सक्लूडेड कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसी बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो ये भी तो लगभग फाइनल अकाउंट्स के तरह ही हो गया, ट्रेडिंग बनाओ, पीएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो रेंट अगर प्रीपेड है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रेंट अगर प्रीपेड है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 370 मतलब ये इस ईयर से रिलेट ही नहीं करता है ये खर्चा, तो बचा कितना,
1570 आई थिंक 1570। इस खर्चे को हमें जो है हाँ 1500 सॉरी हाँ 1500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? रेंट ट्रेडिंग में भी जाएगा और पीएल में भी जाएगा। ट्रेडिंग में भी ए बी में जाएगा, पीएल में भी ए बी में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर 1870 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा रहता है फाइनल अकाउंट्स में तो हम लोग क्या करते हैं, टू रेंट बोल के लिखते हैं, वहां से प्रीपेड को लेस करके दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर रेंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता नहीं। बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें इस चीज को पहले ही वर्किंग नोट में ये पूरा पॉइंट को जो है डील करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में उस डेटा को लिख पाएंगे। अच्छा, लाइटिंग हीटिंग आउटस्टैंडिंग 180, तो लाइटिंग हीटिंग को क्या करना पड़ेगा, जितना भी था उसमें क्या ऐड, कितना ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, हम लोग को पे करना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया, तो इसी पीरियड का होगा, तभी तो नीचे इसी पीरियड से रिलेटेड बता रखा है। लाइटिंग हीटिंग था 1320, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 1500। ठीक है, 1500 का लाइटिंग हीटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ट्रेडिंग और पीएल में। फिर ट्रेडिंग का 2 पार्ट होगा ए बी, पीएल का 2 पार्ट होगा ए बी। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये तो पीएल में ही जाता है, पीएल में चला जाएगा, 10% करके होगा, वो टोटल होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ये सब लिखने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये सब मिलेगा, तभी जाके हम लोग बैलेंस शीट बना सकेंगे। हमें यहाँ पर ऐसा कोई खर्चा नहीं दिया है जो कि जनरल पीएल में जाएगा, मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग नहीं कर सकते, फिलहाल तो मुझे नहीं दिखा। ठीक है, बाकी सारे खर्चे को लेकिन हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे रेंट के बारे में बता दिया था, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया था क्या? नहीं, सैलरी के बारे में बताया था। ये देखो, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, लाइटिंग हीटिंग भी बता दिया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड जो है उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, तो डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड किसको देते हैं ये बताओ। डिस्काउंट अलाउड जब होता है ये किसके साथ रिलेट होता है, किसको हम लोग डिस्काउंट देते हैं, किसको डिस्काउंट दे सकते हैं बताओ। डेटर्स को। डेटर्स को। तो डिस्काउंट अलाउड अगर डेटर्स को देंगे, तो अगर हमें कुछ सूटेबल बेसिस नहीं बोला है, तो हमें किस बेसिस पे डिस्काउंट अलाउड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। डेटर्स रिलेटेड टू क्या होता है बोलो, डेटर कब जनरेट होता है, जब हम लोग बोलो, क्रेडिट सेल से तो डेटर होता है, क्रेडिट सेल नहीं होगा तो डेटर कहाँ से होगा। तो इसका मतलब सेल से रिलेटेड होगा, तो सेल्स जितना होगा उस रेशियो में हम लोग इसको बांट देंगे डिस्काउंट अलाउड को। सिमिलरली सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो में डिस्काउंट रिसिप्ट फिर कैसे होगा बताओ, डिस्काउंट रिसिप्ट किससे होता है, क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर से। तो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ये खर्चा, क्रेडिटर से हम लोग कैसे रिलेट होते हैं, हाँ बताओ। परचेस से। परचेस से, तो परचेस रेशियो से हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का बता रखा था, देख लेते हैं, शायद बता रखा था। सैलरी नहीं, एडवर्टाइजमेंट का भी नहीं बता रखा था, तो एडवर्टाइजमेंट का किस पे होना, सेल्स से। वो भी सेल्स ही होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज रिलेटेड विद सेल्स। अच्छा, कैरेज इनवर्ट ये किस पे होगा, कैरेज इनवर्ट कब पे करते हैं, परचेस। परचेस, जब हम लोग कुछ खरीद के लेके आते हैं सेल करने के लिए, उस पे हमारा कैरेज लगता है, तो कैरेज इनवर्ट परचेस से रिलेटेड होगा। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन का रेट बता दिया है, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन का रेट बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो भी बता दिया। ये देखो, ये 2:1, ठीक है। अच्छा, बाकी तो और कुछ नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी खर्चा नहीं है, बाकी सब करेंट लाइबिलिटी या करेंट एसेट है, या फिर फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लाइबिलिटी है, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग इसको बना ही सकते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ, कौन से टाइम पीरियड का बोला है, 31st ऑफ December
2013। particulars डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, टोटल। और भी थोड़ा सा जगह चाहिएगा आई थिंक। यहाँ पर ये पेज छोड़ देते हैं अगर चाहिए तो, फिर यहाँ से हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्किंग नोट जरूरत होगा, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, इसके लिए तो कोई वर्किंग नोट नहीं जरूरत है, ट्रेडिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। फाइव 5400 4900 और इसका टोटल हो जाएगा 10300 10,300। अच्छा, उसके बाद है परचेज 9800 7350 9800 7350 17,150 परचेज। सेल्स बाई सेल्स 16,900 और 13,520। $30,420 ये हो गया सेल्स। बाई क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 27482401। टू 27482401 5149 क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, और क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर? वेजेस 1340 240। मैम कैरेज इनवर्ड माइनस होगा ना? नहीं, प्लस होगा। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या? जैसे मान लो कुछ भी खरीद के लेके आ रहे हो, जैसे एसी खरीद के लेके आ रहे हो, उसको लेके आने का जो खर्चा, दैट इज कैरेज इनवर्ड। एसी 40,000 का आया, उसको लेके आने का एक जो कैरेज लगा वो मान लो 500 रुपए लगा, तो कितना हो जाएगा? मान लो टैक्सी में लेके आए कुछ भी, तो 40,500, तो कैरेज इनवर्ड प्लस होता है हमेशा प्रोडक्ट के प्राइस के साथ। 1580 ये हो जाएगा वेजेस। अच्छा, उसके बाद है वेजेस के बाद रेंट। अब रेंट के लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो रेंट ट्रेडिंग में भी आएगा, पीएल में भी आएगा। तो वर्किंग नोट के लिए ये जगह रखा है मैंने। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल रेंट इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में वही वाला डेटा रहता है जो हम लोगों को लेजर के क्लोजिंग बैलेंस से मिलता है। ठीक है, तो लेजर के क्लोजिंग बैलेंस से मिला हुआ है 1870। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब वो फुलफिल नहीं हुआ है लेकिन वो इसी ईयर से रिलेट करता है, और ये सब इंसिडेंट हुआ है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। जैसे कि यहाँ पर रेंट का खर्चा दिया हुआ था, प्रीपेड हो गया है रेंट, एडवांस में मतलब कर दिया है हम लोगों ने, तो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो लेस करेंगे हम लोग प्रीपेड रेंट।
वो 31 ऑफ मार्च सॉरी डिसम्बर 31 दिसंबर 2013 का रेंट नहीं है, उसके बाद का है। तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा 370, तो बचा कितना 1500। ठीक है, अच्छा ये रेंट डिवाइड हो जाएगा 1500 डिवाइडेड इन ट्रेडिंग एंड पीएल। अब ट्रेडिंग पीएल में कौन से रेशियो में होगा वो हमें क्वेश्चन बता रहा है, 3:2। 3:2। तो हम लोग इसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो 1500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 900 ट्रेडिंग में जाएगा और बाकी 600 पीएल में जाएगा। अब इसमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में एक जगह पे तो नहीं जाएगा ए और बी, पीएल में भी एक जगह नहीं जा सकता है ए और बी, और ये जो डिवाइडेशन है ये भी हमें बता रखा है 2:1 में, 2:1। 900 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 600, 300, और ये हो जाएगा 200 और 400। अब ये वाला डेटा हमें पुट करना पड़ेगा, टू रेंट बोल के ट्रेडिंग में 600, 300, 600, 300, 900। अच्छा यहाँ पर पीएल बन जाएगा, यहाँ पर रेंट लिख लेते हैं पीएल के लिए, टू रेंट वर्किंग नोट नंबर 1, $200, $400, $600। अच्छा उसके बाद कौन सा खर्चा है, उसके बाद है रेंट के बाद सैलरी, सैलरी है 1320। सैलरी को क्या करने बोला है, सैलरी ए ए बी में 2:1 में, तो सैलरी यहाँ पर चला जाएगा, पीएल का आइटम होता है, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, और सैलरी का टोटल है 1320। 1320 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 880, 440। अच्छा सैलरी के बाद लाइटिंग एंड हीटिंग, इसमें भी उसी तरह से कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, लाइटिंग एंड हीटिंग इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 420। अच्छा क्या आउटर में इसका कुछ एडजस्टमेंट है, ये हमें चेक कर लेना चाहिए, नहीं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज बोला है लाइटिंग हीटिंग दो जगह पे एलोकेट होगा, फैक्ट्री और ऑफिस, और फैक्ट्री वाला पार्ट जो है यहाँ पर लिख देते हैं, फैक्ट्री वाला पार्ट जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, और ऑफिस यहाँ पर भी वही चीज था, ठीक है, तो ऑफिस, ऑफिस यानी पीएल में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है तभी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आता है, इसीलिए ट्रेडिंग में आ रहा है, बिल्कुल कॉस्ट के साथ रिलेटेड है, और ऑफिस का खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, इसीलिए पीएल में सारा इनडायरेक्ट खर्चा जाता है। अब यहाँ पर दो पार्ट ए बी, ए बी 2:1 यहाँ पर भी होगा, सेम रेशियो ही था, 2:1 चेक कर लेते हैं, हाँ 2:1, तो 420 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3:2 में, अच्छा ये खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3:2 में, तो 420 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 252 यहाँ पर,
और ये बचा 420 माइनस करने से 168। अच्छा 252 को डिवाइड करना पड़ेगा 3, ये वाला कर लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये हो गया 112 56, 112 और 56 आ रहा है। ये तो कुछ गलत हो गया, ये मैंने गलत देखा है क्या? 420 नहीं है क्या? लाइटिंग हीटिंग 1320 है ना? हाँ ये गलत हो गया, लाइटिंग हीटिंग 1320 है। नहीं वो सैलरीज था 13 हाँ वो सैलरी था सैलरी सर लाइट, तो सैलरी रेंट 1870, सैलरी 1320। हाँ लाइटिंग, अच्छा लाइटिंग का कुछ आउटस्टैंडिंग था, याद आ गया, लाइटिंग का आउटस्टैंडिंग था 180। अच्छा वो ठीक ही था। अच्छा 180 तो ये ऐड होगा, ऐड करना पड़ेगा 180 और यहाँ पर 420। अच्छा ठीक ही था। अच्छा 420 प्लस यहाँ पर कर देते हैं आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग, 180 ना? हाँ तो टोटल हो जाएगा 600। ये हो गया 600। अब इसका 3:2, 360, 240। अब 240 को 2:1, 160 और ये 80, 160 और 80 और ये 2:1 मतलब 3, मतलब 120, 120 इंटू 2, 240, 120, 240, 120। अब ठीक है, तो लाइटिंग हीटिंग यहाँ भी जाएगा, टू लाइटिंग एंड हीटिंग, वर्किंग नोट नंबर 2, 240, 120, और यहाँ पर भी हो जाएगा टू लाइटिंग एंड हीटिंग, वर्किंग नोट नंबर 2, 160, 80, 240। अच्छा ये लाइटिंग हीटिंग हो गया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 420, सॉरी डिस्काउंट अलाउड 441, डिस्काउंट अलाउड 441, डिस्काउंट अलाउड पीएल में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, पीछे करते हैं, टू डिस्काउंट अलाउड ए बी टोटल, ए बी टोटल। अच्छा डिस्काउंट अलाउड क्योंकि डेटर का होता है तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होना चाहिए, तो इसका भी वर्किंग नोट बना लो ताकि बाद में याद रह जाए। वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स रेशियो, जितना सेल हुआ है उस वही वाला सेल्स रेशियो होगा। सेल्स कितना कितना है, 16900, 13520, 13520। अब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका रेशियो कितना होगा,
1690 1352, एक जीरो हटा देते हैं यहाँ से, एक जीरो, 1 2 3 4 1 2, हाँ ठीक है। अब इसी में करके देख लेते हैं सेल्स का जो है डिस्काउंट अलाउड जो है वो कितना होगा। डिस्काउंट 441 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 441, ये पहले ऐड कर लेते हैं, 1690 प्लस 1352, टोटल एडिशन होता है 3042, तो 441 डिवाइडेड बाई 3042, 441 डिवाइडेड बाई 3042 इंटू 1690, ऐसे करने से ही आ जाएगा, अलग से और करने का जरूरत नहीं। 441 इंटू 1690, मतलब इसको और शॉर्ट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग ये पूरा डिजिट लेके ही कर लेते हैं। तो इसमें आया 245, तो एक अगर 245 आएगा तो बाकी कितना आएगा, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट भी, इससे इसको माइनस कर दो, 196, ये डिपार्टमेंट बी का हो गया, ये डिपार्टमेंट ए का, 245 और 196। फोर फोर वन, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बाई साइड में जाएगा इधर, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल के बाई साइड में, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसिप्ट का भी वर्किंग नोट नंबर 4 बना लेते हैं, ये जाएगा परचेज के ऊपर। वन 133। अच्छा, परचेज का रेशियो कितना बनेगा, परचेज का रेशियो है 98007350, 98007350 ऐड कर लेते हैं, 9800 प्लस 7350, 17150, 133 इंटू 9800 डिवाइडेड बाय 17150, 76, बाकी माइनस करके आ जाएगा 133 से, तो 57, तो 76 और 57 वर्किंग नोट 4 से हम लोग लिख सकते हैं, 76 और 57, टोटल 133। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड के बाद है, डिस्काउंट रिसिप्ट भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 738, ये भी सेल्स के ऊपर जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट, इसका भी हम लोग सेल्स रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग नोट नंबर 5 कर देते हैं। अच्छा, बाई चांस मान लो क्वेश्चन में सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों ही दिया हुआ है और हम लोग को एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद जो सेल होगा उस पे करेंगे या रिटर्न माइनस होने के पहले जो सेल था उस पे करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया। मान लो हमारे पास ऐसे सेल्स भी है, ट्रायल बैलेंस पे सेल्स रिटर्न भी है और एडवर्टाइजमेंट भी है, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा सेल्स के ऊपर होता है। मान लो सेल्स है 100 रुपया और 200 रुपया, रिटर्न है 30 रुपया और 50 रुपया, तो अगर हम लोग रिटर्न माइनस करके देखें तो सेल्स 70 और यहाँ पर 150 हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है, मान लो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 1000 रुपया, तो 1000 रुपया किस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये नेट सेल पे माइनस करने के बाद, या 100 और 200 पे। अगर ऐसा होता है तो, वैसा दिया नहीं है, हो सकता है ऐसा आ जाए, तो फिर हमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, 70-150 वाले रेशियो पे या फिर ये 100-200 वाले रेशियो पे, कौन सा पे, क्या लग रहा है कौन सा पे होना चाहिए। माइनस होने के बाद लग रहा है। हाँ, माइनस होने के बाद ही होना चाहिए, क्यों बताओ, क्योंकि हमारा एक्चुअल हाँ बोलो।
एक्चुअल सेल वही है। हाँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो बिक गया उसी पे ना मतलब अप्लाई करेंगे, जो बिका नहीं उस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, जो रिटर्न हो गया उसको तो फिर से एडवर्टाइज करना पड़ेगा बेचने के लिए। इसीलिए अगर ऐसा हो तो हमेशा नेट सेल के ऊपर करना है। तो यहाँ पर नेट सेल इसी को मानेंगे जो गिवन है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कर पा रहे हैं, यहाँ पर उतना सोचने का जरूरत नहीं हो रहा है। लेकिन बाई चांस ऐसा आ जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है कि सेल्स रिटर्न करके जो होगा उस पे करना चाहिए या फिर उसके पहले, तो उसके बाद ही करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उतना ही अप्लाई करेंगे जितना सेल हुआ है। तो 1690013520, अच्छा 16901352 1352, अच्छा जीरो हट जाएगा अगर हम लोग वो रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो गया 3042 इसका टोटल होता है। तो 738 इंटू यहाँ पर 1690, ये कितना हो जाएगा 3042 410, और ये माइनस कर लो 410 और ये माइनस 738 328। सेवन 38 टोटल 328 और ये 410 ऐसे आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। अच्छा, उसके बाद कैरेज इनवर्ट ये हम लोगों ने लिख लिया क्या? कैरेज इनवर्ट नहीं लिखा है, कैरेज इनवर्ट भी परचेस पे जाएगा। टू कैरेज इनवर्ट वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6 कैरेज इनवर्ट का टोटल है 469, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा परचेस पे। ए बी और यहाँ पर है 469 और परचेज है ये वाला डिस्काउंट रिसिप्ट 9800 और 7350, मतलब 469 इंटू 17150, यहाँ से देख के लिख रहे हैं हम, और यहाँ पर हो जाएगा 9800। तो देखते कितना होगा 469 इंटू 9800 डिवाइडेड बाई 17150 268, और बाकी बचा जितना वो बी में चला जाएगा 469 201, अच्छा 201 और 268 201 और 268 पीछे वाला 201, अच्छा कैरेज इनवर्ट हो गया। फर्नीचर फिटिंग्स इसका डेप्रिसिएशन लगेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर फिटिंग्स था कितना 600, और डेप्रिसिएशन कितना अप्लाई करने के लिए बोला गया है 10%, 600 और 10%। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 7 depreciation on furniture and fittings equal to 600 into 10%, दैट इज 60 हो जाएगा। और इसका दो पार्ट ए और बी दो डिपार्टमेंट में जाएगा, और पूरा का पूरा पीएल में जाएगा। डेप्रिसिएशन को 2:1 में बोल रखा है, तो 2:1 3 हो रहा है, तो 40-20। हाँ 40-20, वर्किंग नोट नंबर 7 40-20 आएगा। और टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट नंबर 8, जब प्लांट एंड मशीनरी है 4200 और इस पे डेप्रिसिएशन है 10%, 4200 और 10%।
420 2:1 280 280 हाँ और ये वाला 140 40 280 और 140 अच्छा इसके बाद बस और कुछ नहीं है जो हमें लिखना पड़े। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस देखना पड़ेगा। प्रॉफिट ही होगा क्योंकि सेल ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। टोटल कर लेते हैं 16,900 प्लस 2,748 19,648 19,648 minus 5,400 minus 9,800 1,340 600 240 268 2,000 2 gross profit 2,000 19,648 अच्छा 13,520 plus 2,401 15,921 15,921 minus 4,900 7,350 540 और ये हो जाएगा 300 200 500 600 660 माइनस 660 और माइनस 201 2810 और टोटल 30420 प्लस 5149 35569 35569 minus 10,300 minus 17,150 minus 1,580 minus 900 minus 360 469 4810 अच्छा अब इसको ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन ये होता है ट्रांसफर टू पीएल 2000 2,810 4,810 इधर टोटल लिखना पड़ेगा 4,810 प्लस 133 तो इधर का टोटल बनता है 4,943 2810 57 2867 2,076 अब इधर चेक करना पड़ेगा 200 प्लस 880 प्लस 160 प्लस 245 प्लस 410 प्लस 40 प्लस 280 तो इधर 2215 आ रहा है जबकि इधर 2076 आ रहा है मतलब इधर ज्यादा आ रहा है मतलब ये डिपार्टमेंट लॉस मेकिंग है। यहाँ 2076 आया था लेकिन 2215 तो इधर भी 2215 लॉस कितना है माइनस 2076 कर देते हैं तो लॉस हो जाएगा 139 बाई नेट लॉस 139 हो गया। अच्छा अब इधर देखते हैं
400, 440, 80, 196, 328, 20 प्लस 140, 1604 इधर ही जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा 2 नेट प्रॉफिट। इसमें तो नहीं हुआ, इसमें 2867 माइनस कर देते हैं 2867, तो प्रॉफिट आ रहा है 1263। मेरा मैच तो नहीं हो रहा, आंसर के साथ क्या गलत हो गया मेरा। रेंट तो मैंने लिखा है, ओ ये उल्टा लिख दिया है मैंने। 200 400 200 होगा क्या? अच्छा, डिपार्टमेंट ए का 400 था क्या? वर्किंग नोट नंबर 1 मेरा गलत हो गया इसमें। पीएल के लिए 2:1 था, तो ये पहला वाला 400 होगा ना, ये गलत हो गया। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, इसीलिए आंसर्स नहीं टैली हो रहे। ये 400 और ये 200 हो जाएगा, तभी होगा 400 200, इसी वजह से गलत आ गया। 400 200 हो जाएगा, तो यहाँ 400 हो जाएगा। 400 मतलब यहाँ पर और भी 200 ऐड हो जाएगा, यहाँ से 200 लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं 400 और ये हो गया 200, और भी 200 ऐड हो जाएगा, तो फिर ये 2215 के जगह ये 2415 हो जाएगा। 2415 माइनस 2076 था, तो 339 का लॉस होगा। ये 139 का नहीं, 339 का लॉस होगा। 339, और यहाँ पर 2876 से 200 कम हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा है मैंने। 2876 सॉरी 67 माइनस 200, तो 2667। नो अच्छा, ये तो इधर वाला है, सॉरी। अच्छा, ये जो आया इससे मेरा प्रॉफिट जो है, क्योंकि मैंने खर्चा इधर क्या लिखा था 200, ये 400 लिखा था। अच्छा, मेरा प्रॉफिट यहाँ 200 से और बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1463। इसको कैलकुलेट करके देखो, 1463 आना चाहिए। और ये एकदम एंड वाला 4943 माइनस 600 1320 240 441 738 60 420 1124 1124 49। मैम हम हाँ इसको डिपार्टमेंट ए और बी का इसको टोटल करके एडजस्ट कर सकते हैं ना, सेम आंसर आ रहा है। हाँ, सेम ही आएगा, आना तो चाहिए। पॉइंट में नहीं आने से सेम ही आएगा, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। 2215 प्लस 2867 सेम आ रहा है। ये वाला, ये दोनों टोटल करके बोल रहे हो? हाँ, एडजस्ट तो करने से टोटल में वही आ रहा है ना। वही आ रहा है, हाँ। हाँ, आना तो पर चाहिए। आ रहा है। आ रहा है ना, हाँ आना तो चाहिए, एक ही बात है, आना तो चाहिए। हाँ, वैसे करके भी कर सकते हैं हम। अच्छा, अब ठीक है, हमारा जो भी गलती बात है यहाँ पर लिखने में गलती हो गया था। अगर ऐसा हो जाता है तो पूरा गया क्वेश्चन फिर। ठीक है, चलो फिर बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट भी इसका बनाना है हमें। तो बैलेंस शीट सेम फॉर्मेट में होगा, टी शेप में होगा। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2013, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि ये कोई कंपनी है। ठीक है, अगर कंपनी बोलता है तो रूल्स के हिसाब से हमें फिर ये टी शेप में नहीं करना चाहिए, लेकिन बोला नहीं है कि कंपनी है तो हम लोग टी शेप में कर देते हैं, उससे जल्दी होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट एसेट्स अमाउंट, अमाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल 9530, एट नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें पता है टोटल कॉलम का ये एक बेनिफिट है, हमें पता है कितना हुआ है 1124 लेस ड्रॉइंग्स 900।
9530 प्लस 1124 माइनस 900 9754। अच्छा फिर एसेट, अच्छा लाइबिलिटी, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर लिख देते उसके बाद फिर बैलेंस शीट ऐसे बना लेते फटाफट। यहाँ बैलेंस शीट हो गया, यहाँ कैपिटल 9530 एड नेट प्रॉफिट 1124 लेस ड्राइंग्स 900 9754 ये आया था। अच्छा कैपिटल के बाद कैश इन हैंड ये सब तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। क्रेडिटर है, क्रेडिटर 3737 सन्ड्री क्रेडिटर 3737। और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता है तो वो एसेट या लाइबिलिटी होता है, जैसे लाइटिंग हीटिंग का आउटस्टैंडिंग था तो आउटस्टैंडिंग लाइटिंग हीटिंग। आउटस्टैंडिंग कितना था यहाँ पर वर्किंग नोट से दिख जाएगा 180 ना। हाँ 180 180 आउटस्टैंडिंग लाइटिंग हीटिंग का। अच्छा अब यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स्ड एसेट में प्लांट और मशीनरी था 4200, उसमें डेप्रिसिएशन लगा था 10%। 420 3780 फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर फिक्सचर 600 लेस डेप्रिसिएशन 60 540। अच्छा उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर सॉरी सन्ड्री डेटर 1820 सन्ड्री डेटर 1820। अच्छा फिर क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी अलग अलग होगा। ये वाला 27482401 5149। और यहाँ पर प्रीपेड था, प्रीपेड रेंट 370। अच्छा कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों ही है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है 32 और कैश एट बैंक है 1920। अच्छा 32 1980 बस, और तो कुछ नहीं है, इसका टोटल करना पड़ेगा। तो 9754 प्लस 3737 180 13671 13671। अच्छा और ये 3780 प्लस 540 1820 5149 370 प्लस 32 प्लस 1980 13671। ये वाला बैलेंस शीट छोड़ दो इसको, यहाँ पर 1 अच्छा ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था हम लोग बोल सकते, ठीक है, इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट ही दिया हुआ था। ये 19 वाला जो है ये वाला शायद इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का है, नहीं ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का नहीं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। देखो द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिंदास लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March इज एज अंडर।
तो ट्रांजिस्टर ए मतलब डिपार्टमेंट ए होगा शायद, देखते हैं नीचे क्या बोला, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट एबीसी एंड मेंशन अबव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग्स। अच्छा, तो एबीसी 3 डिपार्टमेंट है, ट्रांजिस्टर डिपार्टमेंट जो ट्रांजिस्टर बेचता है वो ए है, टेप रिकॉर्डर्स बी है, स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब सी है। मतलब 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिए गए पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम। एक जन ट्रांजिस्टर बेचता है, टेप रिकॉर्डर, और दूसरा जो है रिपेयर जॉब। परचेज मतलब उन्होंने अपना स्टॉक कलेक्ट कर रखा है, ट्रांजिस्टर डिपार्टमेंट 1,60,000 का, टेप रिकॉर्डर का 1,25,000, और स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब के लिए जो डिपार्टमेंट है उनका स्टॉक है 80,000 का। तो ये मतलब स्टॉक नहीं, परचेज, नया परचेज है, ओपनिंग स्टॉक नहीं, परचेज है। सैलरी ओवरऑल बता रखा है, रेंट ओवरऑल बता रखा है, सन्ड्री एक्सपेंस बता रखा है, नेट प्रॉफिट बता रखा है, क्योंकि ये बेसिकली इन्होंने एक कंबाइंड ट्रेडिंग एंड पीएल बना रखा है, लेकिन हम लोग को डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है। जब भी ऐसे बोलेगा तो हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। सेल्स बता दिया है, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है तीनों का। यहाँ पर कुछ बताया है कि किस तरह से हमें खर्चा जो है वो डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, वो क्वेश्चन वहां तक ही है। अच्छा, ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर आर सोल्ड एट द शोरूम, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट एट द वर्कशॉप। तो शोरूम के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, और सर्विसिंग वाला डिपार्टमेंट वर्कशॉप के अंडर आ रहा है। सैलरी वेजेस कंप्राइजेस एज फॉलो, शोरूम का 3/4, वर्कशॉप का 1/4। अच्छा, it was decided to allocate the showroom salary and wages in the ratio of 1:2 between department A and B. Workshop rent is 500 per month. Showroom rent is to be divided equally between department A and B. Sundry expenses are to be allocated on the basis of turnover of each department. तो हमें जैसा जैसा बोला है वैसे फॉलो करके लिखना है। तो हम लोग पहले यहाँ पर एक अकाउंट बना लेते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बोला है यहाँ पर, क्योंकि कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल से ही हमें नया वाला ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए कहा गया है। तो इलास्ट्रेशन 19 है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st of March। मार्च ही तो था, ईयर कुछ नहीं बताया। चलो, ईयर कुछ नहीं बताया है तो कैसे लिखे, नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे ही रख देंगे अगर बाई चांस ऐसा होता है तो। 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी, टोटल ए बी सी सबसे पहले टू परचेज। अच्छा, परचेज का है 1,60,000, 1,25,000। और स्पेयर पार्ट्स ये डिपार्टमेंट सी का है 80,000। तो 1,60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 80,000, 3,65,000। अच्छा, उसके बाद परचेज के बाद सैलरी वेजेस ये सब। अच्छा, सेल्स तो डिवाइडेड है ऑलरेडी, सेल्स डिवाइड करके लिख देते हैं, 175, 140। ये सर्विसिंग डिपार्टमेंट है तो इसको अलग से लिख भी सकते हैं हम लोग, अगर नहीं भी लिखे तो वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 1,75,000 और 1,40,000 और 35,000, तो ये हो जाएगा 3,50,000। अच्छा, ये सेल्स लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,100, 20,300, 60,100, 20,300 और 44,600, 1,25,000। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बाकी खर्चा लिखेंगे, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस। वैसे सैलरीज एंड वेजेस देने से तो पीएल में लिखना चाहिए, हम लोग यहाँ पर कंबाइंडली बना लेते हैं, क्योंकि एक खर्चा छोड़ के
बाकी सबके कुछ तो बोला नहीं है, तो हम लोग एक साथ भी बना सकते हैं या फिर चाहो तो अलग बना सकते हो। और अगर अलग बनाओगे तो ये इसमें ही जीपी निकल जाएगा, सैलरी वेजेस अलग जाएगा, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंस ये तीनों जो है ये फिर पीएल में चला जाएगा। क्योंकि इन्होंने कंबाइंडली बना रखा है तो हम लोग भी कंबाइंडली बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी के अंदर ट्रेडिंग पीएल बोल के सैलरी वेजेस रेंट दे रखा है, तो हम लोग भी इसका रिप्रेजेंटेशन बस अलग अलग यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब फाइनल अकाउंट्स वगैरह करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते, तब ये नहीं चलेगा। सैलरी एंड वेजेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, अब हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस है 48,000 टोटल। पहला वर्किंग नोट 48,000 है। अब 48,000 का ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर शोरूम में चलता है, तो इसका दो पार्ट होगा, पहले शोरूम और दूसरा होगा वर्कशॉप। शोरूम के अंदर दो डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप में एक डिपार्टमेंट है। और सैलरी एंड वेजेस कंप्राइजेस एज फॉलो, शोरूम में 3/4, वर्कशॉप में 1/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 1/4। तो 48,000 का 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 36,000 हो जाएगा। और 1/4 यानी बाकी बचा हुआ जितना, तो माइनस 48,000 कर देते हैं, तो ये 12,000 हो गया। तो अब इसमें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होगा, एक होगा ट्रांजिस्टर और एक होगा टेप रिकॉर्डर, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट ए बी, ये डिपार्टमेंट ए बी में जाएगा और ये पूरा सी में जाएगा। तो ए बी में डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो बता रखा होगा, ये देखो, सैलरी एंड वेजेस इन रेशियो 1:2 बिटवीन ए बी, तो इसमें 1:2 में हो जाएगा। तो 36,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, मतलब 12,000, और ये 24,000 हो जाएगा। और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तो 12,000, 24,000 और 12,000, 12,000, 24,000 और 12,000। ये हो गया सैलरी एंड वेजेस वर्किंग नोट 1 से। रेंट के लिए वर्किंग नोट 2, रेंट का है 10,800, वर्किंग नोट नंबर 2। इसका भी दो डिपार्टमेंट, शोरूम, दो पार्ट, पहले शोरूम और वर्कशॉप, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे है। तो शोरूम और वर्कशॉप का जो भी खर्चा होगा, सर्विसिंग, अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस कंप्राइजेस, अच्छा इतना बोला है। वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ, अच्छा वर्कशॉप का रेंट बता दिया है 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12, एक साल का बोल रहा है, तो 6,000। बाकी जितना बचेगा वो शोरूम में चला जाएगा। 10,800 से 6,000 माइनस कर दो, बाकी बचा 4,800। अब ये दो डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाना चाहिए, ए और बी में। अब देखो कितने में डिवाइड करने के लिए बोला है, शोरूम रेंट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी, इक्वली बोला है, तो 1:1 में कर दो, तो 1:1 मतलब इसका आधा, तो 2,400, 2,400 और 6,000, 2,400, 2,400, 6,000, इस तरह से हो जाएगा। 2,400, 2,400 और 6,000, तो टोटल हो जाएगा जितना दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ, 10,800। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस को किस में डिवाइड करें, आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट, तो 11,000 को टर्नओवर के ऊपर डिवाइड करने बोला है, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस है 40,000, नहीं सॉरी 11,000। टर्नओवर ऑफ द ईच डिपार्टमेंट कितना है, टर्नओवर है 1,75,000, 1,40,000 और 35, तो ये रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं, 1,75,000, 1,40,000 और 35। अच्छा, इसमें से हर एक जगह से अगर 3-3 जीरो हम लोग हटा देते हैं, तो ये 175, ये 140 और ये 35, तो टोटल कर लेते हैं 175 प्लस 140 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 350। ठीक है, तो 11,000 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 175, तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है 5499, 5499.99, मतलब 5500 ऐसे आ जाएगा, 5500।
अच्छा, फिर से 11,000 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 140, तो ये हो जाएगा 4399, मतलब 4400 4400 4400। अच्छा, ये लास्ट वाला कितना होगा? अगर ये दोनों इतना है, ये टोटल करके निकाल देते हैं ताकि बैलेंस सही रहे। 11,000 माइनस ये हो गया 9900, तो ये 1100 ऐसे आएगा 1100। तो 5500 5500 4400 1100, बस। और तो कोई खर्चा नहीं दिया हुआ था, इतना ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, और हमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएल ही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो देख लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। इधर ही ज्यादा है तो मुझे लगता है प्रॉफिट ही होगा, देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 1,75,000 प्लस 60,100, तो 2,35,100। टू, यहाँ पर नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे। ट्रांसफर टू जनरल पीएल अगर बनता है तो उसमें, अदरवाइज हमारा इसमें चला जाएगा कैपिटल में डायरेक्टली। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, डायरेक्टली कैपिटल में आ गया था क्योंकि जनरल पीएल का जरूरत नहीं पड़ा था। लेकिन अगर जनरल पीएल का जरूरत होता है तो वो जनरल पीएल में जाएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 1,60,000 12,000 2400 5500 55,200 1,40,000 20300 1,60,300 माइनस 1,25,000 माइनस 2,40,000 माइनस 2400 माइनस 4400 24,000 है। अच्छा, 24,000 2400 4,500 प्रॉफिट आ रहा है, 4,500। अच्छा, और ये वाला 35,000 और 446, यहाँ पर ये ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा आएगा। 80,000 है, 12,000 है, तो यहाँ पर कम हो रहा है। देखो 80,000 12,000 6,000 1,100 99,100, इधर ही ज्यादा आएगा। 99,100 माइनस 35,000 माइनस 44,600, तो ये आ रहा है नेट लॉस 1950 सॉरी 19,500। और इधर कितना आ रहा है टोटल देख लो, 3,50,000 और 1,25,000 4,75,000 माइनस 3,65,000 माइनस 4,80,000 माइनस 10,800 माइनस। मैम ये सी का हाँ थोड़ा बोलो, ज्यादा। हाँ बोलो। मैम इस सी का जो टोटल कॉलम है ये थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, 99,100 नहीं आ रहा है नहीं। मेरा तो, 99,100 ही आ रहा है। 80,000 12,000, फिर से चेक कर लेते हैं। 80,000 12,000 6,000 नहीं नहीं 1,100 99 ही आ रहा है। इसमें हाँ, 99 ही आ रहा है। अच्छा, 4,34,000 ये आ रहा है 40,200।
ये 40,200 आ रहा है, मतलब 55,200 प्लस 4,500 हम लोग ऐसे करके भी देख सकते हैं, माइनस 19,500। अगर इसको हम लोग देखें तो 40,200, ये प्रॉफिट ऐड करके इससे लेस कर दो तो यही वाला आना चाहिए, तो यही वाला आएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, और ये भी हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पर बोला नहीं है कि बैलेंस शीट बनाओ, अगर बोलेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पर तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बिना ट्रायल बैलेंस के बैलेंस शीट तो नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल गिवन था। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना वो आज के टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का दिया हुआ है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन ही कर पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो उसको भी पूरा समझाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे सकते हैं, वो कर सकते हो, 29 नंबर वाला दिखा देते हैं। सॉरी 27, 29 नहीं 27 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क में देते हैं। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग बनाने के लिए बोला है, सिर्फ ट्रेडिंग बनाने के लिए बोला है, लेकिन कुछ चीज मिसिंग है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या मिसिंग है वो हम बता देते हैं। कितना स्टॉक खरीदे हैं, ओपनिंग में कितना था और इस बार कितना खरीदे हैं, ये सब बता दिया है, लेकिन बताया क्या नहीं है प्राइस, क्योंकि ट्रेडिंग तो यूनिट से नहीं बनता है, रुपीज से बनता है। तो 120 यूनिट का प्राइस क्या होगा, 80 यूनिट का, 152 का परचेस का प्राइस क्या होगा, सेल्स बता दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकाल ही सकते हैं। ओपनिंग में 120 यूनिट था, 1000 यूनिट खरीद लिए, 1020 यूनिट बेच दिए, तो हमें ये पता चल जाएगा इजीली कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट पड़ा हुआ है, बट उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हम एक हिंट्स दे सकते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट में होता है, क्योंकि AS2 हम लोग पढ़ चुके हैं, AS2 में हम लोगों ने देखा कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, तो कॉस्ट में होगा। और हम लोग परचेस प्राइस कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए यहाँ पर एक टोटल परचेस का हिंट्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे होगा। मेरे हिसाब से एक कॉस्ट अगर निकल जाता है तो बाकी कॉस्ट ही मेन है यहाँ पर निकालना, बाकी यूनिट तो मैंने बता ही दिया कि क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कैसे होगा। तो एटलीस्ट यूनिट भी अगर निकाल के हम लोग रख लेते हैं तो नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी पोर्शन को इसको आगे कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा बाकी जो है पॉइंट वो होगा, इसका वैल्यूएशन वगैरह। तो वैल्यूएशन ही मेन है, तो इसको सोच सकते हो कि किस तरह से होगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम करवा ही देंगे, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, आज फिर इतना ही करते हैं और आज आगे नहीं करते हैं। बाय मैम। बाय।